हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज का जो डेट है 10 अप्रैल, तो आप लोग कैसे हैं? 10 अप्रैल का दिन सुबह सुबह मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स जो है हमारी रोज़ रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 10 अप्रैल का करेंट अफेयर्स मैं लेकर आता हूं। इससे पहले मैं कुछ बता देता हूं कि चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़, क्योंकि रोज़ सुबह तुम्हारे जो आने वाली है वह रोज़ सुबह बदलते रहती है। तो आपको भी अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो आइए हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए करेंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आज का जो डेट है, आज का डेट है क्या चीज़? 10 अप्रैल। आज का डेट कितना है? 10 अप्रैल। तो मैं 10 अप्रैल, आज 10 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेमोपैथी डे मनाते हैं। क्या चीज़? वर्ल्ड हेमोपैथी डे। हेमोपैथी डे, वर्ल्ड हेमोपैथी डे जो है हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। इस बार हेमोपैथी में जो कुछ खास होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। यानी 10 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक हम लोग जो 16 अप्रैल तक हम लोग क्या करेंगे? हेमोपैथिक साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। क्या चीज़? हेमोपैथिक साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। क्या चीज़? हेमोपैथिक साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। हेमोपैथिक साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। कब मनाएंगे? 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक हम लोग जो मना रहे हैं आज 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपैथी डे, और 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक जो हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड हेमोपैथी डे। और हेमोपैथी के लिए सभी को जागरूकता करना है। और जो इस बार का उद्घाटन करता है यानी कौन उद्घाटन कर रहे हैं? तो जगदीप धनखड़े। जगदीप धनखड़े हैं जो इनका उद्घाटन करता है। इनके उद्घाटन कर रहे हैं हेमोपैथी के। और इस बार की जो विषय है, इस बार की विषय क्या चीज़ है? विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य एक परिवार। और क्या चीज़ है? एक स्वास्थ्य एक परिवार। ये जो है अगली बार जो हेमोपैथी होने वाली है, हेमोपैथी यानी कि आज जो है हेमोपैथी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किसके जयंती पर मनाते हैं? तो किनके जयंती पर मनाते हैं वो बता देते हैं। किनके जयंती पर हम लोग मनाते हैं? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस जो आज ही हुई थी 10 अप्रैल को। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस पर यानी डॉक्टर सैमुअल के जयंती पर हम लोग जो है हेमोपैथी डे मनाते हैं। तो हेमोपैथी डे जो है, हेमोपैथी डे 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक वर्ल्ड नहीं, सिर्फ
हेमोपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक। उद्घाटन करता है जो कौन है? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जानवे करते होंगे कि आप लोग कि जगदीप धनखड़ कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और इस बार के जो हेमोपैथी डे है उनका विषय क्या होने वाला है? सार्वजनिक स्वस्थ एक परिवार जो है इनका क्या चीज़ विषय होने वाला है। और हेमोपैथिक साप्ताहिक के रूप में कब मनाएंगे? 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक जो हम लोगों की होगी वो हेमोपैथिक साप्ताहिक के रूप में मनाएंगे। फिर देख लेते हैं क्या चीज़, भूटान के राजा के नाम बताएं जो अप्रैल 2023 में भारत यात्रा पहुंचे थे। तो जिग्मे बागुंचक जो है भूटान के राजा हैं। और भूटान के राजा जो हैं भारत मिलने के लिए आए हैं। क्या चीज़? भारत मिलने के लिए आए हैं। कब आए थे? तो 7 अप्रैल के आए थे। कब आए थे? 7 अप्रैल को आए थे। 7 अप्रैल को हम लोग जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो यही 7 अप्रैल 2023 ईस्वी को जो भूटान के राजा हैं जिग्मे बागुंचक वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आए थे। और हम लोग बात कर लेते हैं भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान जो है भारत के साथ 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। कितना? 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। क्या चीज़? सीमा रेखा साझा करता है। 4 राज्यों से होकर के सीमा रेखा साझा करता है। पुष्प कमल तो जानबे करते हैं, पुष्प नेपाल के पीएम है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल है जो नेपाल के पीएम है। शहाबुद्दीन चंपू जो है क्या चीज़ है? ये है बांग्लादेश के पीएम है। बांग्लादेश के कौन है? पीएम है, राष्ट्रपति हैं। क्या चीज़ हैं? राष्ट्रपति हैं। शहाबुद्दीन चंपू जो हैं क्या चीज़? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और रनिल विक्रमसिंघे जो हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति है। शहाबुद्दीन चंपू जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। पुष्प कमल जो है नेपाल के पीएम हैं। तो क्वेश्चन में क्या था? भूटान के राजा के नाम बताएं जो अप्रैल 2023 में भारत की यात्रा पर आए थे, यानी भारत आए थे। जिग्मे बागुंचक जो है भारत आए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, यानी भारत यात्रा पर आए थे। यही जो है देख लीजिए इनको क्या चीज़? जिग्मे बागुंचक यही जो है कहाँ के? भूटान के जो है भारत आए थे। भारत ये यात्रा पर आए हैं। उसके बाद और बात कर लेते हैं भूटान जो हमारा देश है यह है क्या है? भूटान। तो भूटान जो यह देखिए यही जो दिखाई दे रहा है आपको, भूटान को मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको काला पेन से दिखाई दे रहा है ये क्या चीज़ है? भूटान है। तो भूटान हम लोग जानते हैं कि भारत के 4 राज्यों से सीमा अपना साझा करता है। कितने राज्यों से होकर के? 4 राज्यों से होकर के अपने सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा राज्य है देख लीजिए। सिक्किम है। उसके बाद कौन है? इधर देख लीजिए असम है। कौन? असम है। इधर से फिर कौन? अरुणाचल प्रदेश है जो है। उसके बाद इधर से देख लीजिए, इधर से यह पश्चिम बंगाल का जो भाग है तो पश्चिम बंगाल है। क्या चीज़ है? पश्चिम बंगाल जो है यह भारत के 4 राज्यों से होकर सीमा रेखा साझा करता है। और अगर जो इसके बारे में और कुछ बात कर लेते हैं तो भारत
भारत और भूटान की जो कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर जो है भारत और भूटान के बीच जो सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर है। ये 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। और देख लीजिए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही फिलहाल में जो फीफा वर्ल्ड कप हुई थी, यानी 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को हम बात कर लेते हैं। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कतर में हुई है। कहाँ हुई है? कतर में। अब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई है। मुख्यालय फीफा वर्ल्ड कप की जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख में है। और कतर में हुई थी। और कतर में जो हुई थी उसमें विजेता टीम कौन था? विजेता टीम कौन था? अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना जो था विजेता टीम था। उपविजेता कौन था? उपविजेता की बात कर लेते हैं। उपविजेता कौन था? तो उपविजेता जो था हमारा फ्रांस था। और तीसरा नंबर पर कौन था? तीसरा नंबर पर इसमें फीफा वर्ल्ड कप में कौन था? तो तीसरा नंबर पर ब्राज़ील था। कौन था? ब्राज़ील। तीसरा नंबर पर ब्राज़ील था। और जो इसमें जो 2022 में कतर में हुई थी फीफा वर्ल्ड कप, उसमें टोटल 32 टीम भाग लिया था। कितना टीम भाग लिया था? 32 टीम। और यह जो फीफा वर्ल्ड कप है प्रत्येक 4 सालों पर यह आयोजन किया जाता है। कितने सालों पर? तो 2022 में हुआ, उसके बाद 2026 में होगा। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, यानी ये तीन जगह के संयुक्त रूप मिला करके ये जो होने वाला है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप, ये तीनों जगह को मिला करके होगा। तो पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में जारी फीफा जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उस रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का 101वां स्थान है। भारत का स्थान कितना है? 101वां है। और बात कर लेते हैं अर्जेंटीना जो विजेता टीम हमारी थी, उसका कैप्टन कौन था? कप्तान कौन थे? तो लियोन मैसी। कौन थे? लियोन मैसी जो था, इसका फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ कतर में, उसका कैप्टन थे। कौन थे? लियोन मैसी। विजेता टीम यानी अर्जेंटीना के विजेता टीम। और इनको गोल्ड बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गोल्ड बूट अवार्ड, यानी गोल्ड कलर का जूता जो इनको मिला है, लियोन मैसी को मिला है। किनको मिला है? लियोन मैसी को। भारत कितना स्थान पर है? तो फीफा जो रैंकिंग हुआ, फीफा जो वर्ल्ड कप हुए 2022 में, और रैंकिंग में भारत का स्थान 101 नंबर है। देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 ईस्वी में किस राज्य में किया है? तो असम राज्य में किया है। किस राज्य में किया है? असम राज्य में किया है। असम राज्य में किए हैं। तो असम राज्य के कहाँ किए हैं? जो हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ क्या चीज़ गज उत्सव के रूप में मनाया गया है। क्या चीज़? गज उत्सव। अब बात कर लेते हैं कि जो एलिफेंट प्रोजेक्ट, अभी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। और यह जो गज महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो गज महोत्सव जो है इसीलिए मनाया जा रहा है, गज उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? गज उत्सव जो मनाया जा रहा है, यानी कि इस परियोजना, यानी हाथी परियोजना जो
हाथी परियोजना जो आया था 1992 ईस्वी में, उसका 30 साल पूरा हो चुका है। 30 साल पूरा हो चुका है। इसी कारण से क्या चीज़, इसी कारण से यह हाथी उत्सव मनाया जा रहा है। एलिफेंट प्रोजेक्ट तो 1992 ईस्वी में आया था। और देख लीजिए, और इसके बारे में कुछ बता देते हैं हम। टाइगर प्रोजेक्ट, क्या चीज़, टाइगर प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो 1972 ईस्वी में क्या चीज़, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। कब, 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और एक गज उत्सव जो है प्रत्येक इसका भी जो है 30 साल पूरा हो गया है। तो द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव, गज महोत्सव का आयोजन किए हैं। कौन सा महोत्सव का, गज महोत्सव का आयोजन किए हैं। यह जो है वन्य जीव जो ट्रस्ट है, ये किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो बता देते हैं। वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, क्या चीज़, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह जो है आयोजन किया जा रहा है। कौन सा उत्सव, गज उत्सव। यह देखिए, जो हमारी यह द्रौपदी मुर्मू है, वो हाथी को संबोधित कर रहे हैं। और गज उत्सव जो है, उनका ये उद्घाटन करने के लिए कौन आए हैं, तो यह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और देख लीजिए, गज जो उत्सव है, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो वन्य जीव ट्रस्ट और क्या चीज़, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो इसी प्रकार से हर बार जो है क्या चीज़, कोई ना कोई उत्सव हम लोग कभी टाइगर प्रोजेक्ट लाते हैं, कभी चीता प्रोजेक्ट लाते हैं, कभी एलिफेंट प्रोजेक्ट लाते हैं। लेकिन हर जगह भारत में यही कहा जा रहा है कि गौ हमारी माता है, और गौ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूर दूर से चीता खरीद के लाए जा रहे हैं और हाथी मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो उपलब्ध हैं गाय माता, उनको कोई सेवा नहीं किया जा रहा है। और सोझे क्या चीज़ बोल रहे हैं, हमारे जो जितने भी नेतागण हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ गौ हमारी माता है। तब माता कहने से कोई चीज़ नहीं होता, क्या चीज़, कोई चीज़ कहने से नहीं होता, उसको अनुसार फॉलो करनी सबसे पहले जरूरी। अब जैसे कि आप लोग बोल दे कि मैं ये नौकरी कर लूँगा, तो ये नौकरी कहने से नहीं होता, इसके लिए रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप लोग सूरज की तरह चमकिएगा। जिस दिन आप लोग रातों से लड़ना सीख गए, वही दिन सुबह उठकर आप सूर्य की तरह चमकना भी सीख जाइएगा। तो सबसे पहले कोई चीज़ लाने से पहले इसके लिए संकल्प करनी होती है, उसके बाद क्या चीज़, उसके बाद ही निखरिएगा। तो ये देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो गज उत्सव का उद्घाटन किए हैं 2023 ईस्वी में, कौन से राज्य में किए हैं, तो असम राज्य में। असम राज्य के काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें किए हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में आया था, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में आया था। गज उत्सव जो हाथी परियोजना है, उसका 30 साल पूरा हो गया है, इसीलिए गज उत्सव के रूप में मना रहे हैं द्रौपदी मुर्मू। यह किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह जो है जारी किया जाता है। देख लीजिए कौन कौन सा महोत्सव हम लोग मनाते हैं, तो महोत्सव के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। बोनालू महोत्सव कहाँ, तेलंगाना में। बोनालू महोत्सव, आप भी लोग भी हमारे साथ एक बार बोलिए, ताकि आपको भी याद करने में आसान हो जाए। बोनालू महोत्सव तेलंगाना। लोसांग महोत्सव सिक्किम। पोंगल त्यौहार केरल। पोंगल त्यौहार कहाँ, केरल। लोसांग महोत्सव सिक्किम। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। गणगौर महोत्सव राजस्थान। और गणगौर महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यह दोनों जगह मनाया जाता है। हेरेली महोत्सव छत्तीसगढ़। ओनम महोत्सव कहाँ,
केरल में। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में जो है पुष्कर मेला लगता है। कहाँ? राजस्थान में। तो इसको आप लोग अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, ताकि प्रमुख जो महोत्सव है, महोत्सव जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से, कोई भी एग्ज़ाम के दृष्टि एसएससी वाले के लिए मैं खास ले लेता हूँ। ऐसे तो हर एग्ज़ाम में महोत्सव से 1-2 सवाल रहती है। तो मैं महोत्सव जब भी बताऊंगा तो मैं इसका जो है पूरी महोत्सव को लेकर के आऊँगा। डेली मैं महोत्सव के बारे में बताऊँगा। फोर्ब्स की 37वें एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन बना है? तो मुकेश अंबानी। आप जान रहे होंगे कि गौतम अडवाणी जो काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, लेकिन एशिया के अगर जो बात कर लेते हैं, एशिया के नंबर 1 पर कौन है? तो एशिया के नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है एशिया के नंबर 1 पर है। लेकिन अगर जो हम वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड पर 9वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। कितने नंबर पर है? वर्ल्ड में 9वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की अगर जो बात कर लेते हैं तो इनकी जो पूंजी संपत्ति कितनी है? तो 83.44 बिलियन डॉलर। कितना? 83.4 बिलियन डॉलर कितना है? 83.4 बिलियन डॉलर। ये अगर जो भारतीय पूंजी के अनुसार इनको हम बता दें, भारतीय संपत्ति के अनुसार तो बता दीजिए कितना है। आप लोग कमेंट बॉक्स खुला रखिएगा, खुला है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि भारतीय संपत्ति के अनुसार कितना मनाया जाता है। और अजय बंगा के बारे में तो जानबे करते हैं, हाल फिलहाल में हैं विश्व बैंक का सदस्य जो बने हैं, अजय बंगा बने हैं। तो देख लीजिए भारतीय पूंजी के अनुसार है 6.89 लाख करोड़ क्या चीज़? लाख करोड़ रुपया जो है। तो कितना? तो संपत्ति कितना है अभी इनके पास? अभी एशिया के नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी, और गौतम अडवाणी थे जो काफ़ी पीछे चल गए हैं, क्योंकि इनका जो है बहुत ही घाटा लग गया है। और लगता है यही है हमारे एशिया के नंबर 1 मुकेश अंबानी जो इंडियन है। देख लीजिए, किस देश को फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबानी से हटा दिया गया है? तो किसे हटा दिया गया है? पेरू को क्या चीज़ कर दिया गया है? पेरू को हटा दिया गया है। और पेरू को अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, पेरू में 2023 में जो है 2023 में अंडर 17 जो पुरुष विश्व कप होने वाला था, फुटबॉल का जो विश्व कप होने वाला था, उसका मेजबानी पेरू करने वाला था। लेकिन पेरू की जो सदस्यता है वो हटा दी गई है। पेरू बोला है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो पेरू की अगर जो हम बात कर लेते हैं, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी आप लोग बता दीजिए कि पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी जो है लीमा। कहाँ है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। और मुद्रा की अगर जो हम बात कर लेते हैं, पेरू की मुद्रा का क्या नाम है? तो पेरू के मुद्रा का नाम है सोल। क्या चीज़ नाम है? सोल। तो देख लीजिए किस देश को फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 में जो मेजबानी से हटा दिया गया है, तो किसको हटा दिया गया है? पेरू को हटा दिया गया है। और अगर जो बात कर लेते हैं 2022 में जो अंडर-17 यानी अंडर-17 का जो विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वह भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? वह भारत में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? वह भारत में ही हुआ था। और अगर जो और कुछ बात कर लेते हैं, और यानी कि पुरुष
पुरुष फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वो कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है, कतर में। और 2022 में जो अंडर 17 का जो विश्व कप हुआ था उसमें विजेता कौन था, तो विजेता को देख लीजिए, विजेता जो था स्पेन था। विजेता कौन था, स्पेन था। तो यही है, पेरू में क्यों अभी जो है सदस्यता इसकी हटा दी गई है, तो काफ़ी चर्चा में है। और खेल से जो इस प्रकार की बात आती है वही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अपनी एग्ज़ाम को लगातार तैयारी में रखिए और हमारे साथ जो डेली करेंट अफेयर्स 6 बजे डेली जो चल रही है उसके साथ आप जुड़े रहे, ताकि आपको एक क्वेश्चन भी हाथ से छूटना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम बतावे। यानी कि हाल फिलहाल में जो क्या चीज़ है, देख रहे होंगे हम लोग को जो है सौर ऊर्जा बस चल रही है, सौर ऊर्जा ट्रेन भी चलने की बात कही जा रही है। तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के माध्यम से सूर्य प्लेट बनाया जा रहा है और इसी के माध्यम से जो है ऊर्जा तैयार किया जा रहा है। तो देख लीजिए, हाल ही में भारत की पहली ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कौन है, सूर्या मासु जो है सूर्या मासु जो है क्या चीज़ है, पर्यटक नाव है। क्या चीज़ है, पर्यटक नाव। इसमें जो है, इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है 75% किया जाता है। कितना, 75% किया जाता है। जबकि इसकी जो नीचे है, इसकी जस्ट नीचे सूर्य प्लेट जो है, सौर्य प्लेट हुआ जो लगा रहता है, उसका जस्ट नीचे जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जो बाकी बिजली उत्पन्न करने का काम करता है। वही जनरेटर 25% बिजली उपजाने की कोशिश करता है। तो देख लीजिए, यही है जो पर्यटन नाव जो है सूर्य प्लेट पर चलाया जा रहा है और इसके नीचे ही जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इससे यानी ये जो सूर्य प्लेट जो आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यही सूर्य प्लेट में क्या चीज़, इसे 75% ऊर्जा लेते हैं और इसके नीचे जो जनरेटर लगा हुआ रहता है, इसके जो नीचे जनरेटर लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग बाकी बचे हुए 25% ऊर्जा तैयार करते हैं। उसके बाद देख लीजिए, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों पर सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना, क्या चीज़, दृश्य योजना कहाँ शुरू की गई है, तो हरियाणा में शुरू की गई है दृश्य योजना। यानी कृषि और बागवानी फसलों का सर्वेक्षण, कृषि और बागवानी फसलों का जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, यानी कि कृषि के साथ बाग बगीचा भी लगना चाहिए, इसका सर्वेक्षण हरियाणा सरकार कर रही है। और यह कृषि और बागवानी संरक्षण का जो नाम है, उसका क्या नाम दिया गया है, दृश्य योजना। कौन सा योजना है, दृश्य योजना। देखिए, प्रमुख केंद्र के जो प्रमुख योजना है उसके बारे में, एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश, एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना केंद्र सरकार के द्वारा है। एक राष्ट्र और एक योजना क्या चीज़, केंद्र सरकार के द्वारा है। तो ये भी हमारे साथ आप बोलते जाइए ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक खेल। तो मोदी जी तो योगी जी यहाँ के जो है क्या चीज़ है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो बहुत ही हिंदूवादी विचार के हैं। तो एक जिला और एक खेल योजना उत्तर प्रदेश, एक राष्ट्र और एक उर्वरक योजना केंद्र सरकार। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। पीएम डिवाइन योजना केंद्र सरकार के द्वारा, पीएम जो है तो जानवे करते हैं। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। अग्निपथ योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा, अग्निपथ योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा। भिखारी मुक्त योजना राजस्थान, भिखारी मुक्त योजना राजस्थान। वन स्कूल वन आईएएस योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है केरल द्वारा। किसके द्वारा, केरल द्वारा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको याद करने में दोबारा जो है याद करें तो आपको अच्छी से याद हो जाए। फिर से देखिए, नेक्स्ट देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा पर अनावरण किए हैं? तो अनावरण कहाँ किए हैं? तो गुजरात के। कहाँ? गुजरात के। तो गुजरात के
अहमदाबाद में, कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात के जो है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है। कहाँ? हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है। हनुमान जी की जो मूर्ति है 54 फीट ऊंचा है। कितना? 54 फीट ऊंचा है, और 54 फीट ऊंचा है, और इसमें पेडिस्टल भी लगा हुआ है। पेडिस्टल देखिए, हम लोग आपको बता देते हैं पेडिस्टल किसको कहते हैं। यानी कि ये जो स्टेज, जिस प्रकार से एक स्टेज कहते हैं, स्टेज देखते होंगे जिस प्रकार से स्टेज तो सब बने हुए देखते हैं, तो यह है, और ये इतना ऊंचा स्टेज है, इसके ऊपर हनुमान जी की मूर्तियां हैं। तो हनुमान जी की मूर्तियां हैं जो पीतल के बनाया गया है। किसके बनाया गया है? पीतल के। हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं, मूर्ति हनुमान जी के जो है पीतल का बनाया गया है। किसका? पीतल का बनाया गया है, और 54 फीट ऊंचा है। और इसका जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल तो बताए हुए कि हैं कि स्टेज 48 फीट ऊंचा है। कितना? 48 फीट ऊंचा है। और ये हनुमान जी की मूर्ति को बनाने में टोटल खर्च जो कितना पड़ा था, खर्च कितना पड़ा है? तो खर्च पड़ा है 30 करोड़ रुपया। कितना? 30 करोड़ रुपया इसका खर्च पड़ा है। इसका खर्च कितना पड़ा है? 30 करोड़ रुपया खर्च पड़ा है। तो देख लीजिए, यही है हनुमान जी के मूर्तियाँ जो हैं, और जो यह पीतल के बनाया गया है, और अमित शाह जो है अनावरण करते हुए नजर आ रहा है। यह देखिए हनुमान जी के पैर हैं, हनुमान जी के पैर के सामने कितना छोटा लग रहे हैं। तो यानी कि यह जो मूर्तियां हैं 30 फीट ऊंचा है, पीतल की मूर्तियां हैं। क्या चीज़ का? पीतल का। गुजरात के अहमदाबाद में यह जो है मूर्तियां बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? गुजरात के अहमदाबाद में बनाई गई है। कहाँ? अहमदाबाद के किस गांव में? नरनपुर में बनाया गया है। गुजरात के कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद के नरनपुर में हनुमान जी की मूर्तियां बनाई गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी बताएं 10 अप्रैल को हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो है उनकी जयंती के अवसर पर जो है क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या चीज़ मनाए हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या चीज़? विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस जो है, स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को मनाए हैं। 5 अप्रैल को क्या चीज़ मनाए हैं? तो समुद्री दिवस। क्या चीज़? समुद्री दिवस जो है हम लोग 5 अप्रैल को मनाए हैं। और 14 अप्रैल को फ्रांस मोदी जी जाने वाले हैं। कहाँ? फ्रांस जाने वाले हैं। जो 14 जुलाई को हुआ कैस्टल परेड जो होता है, उसमें भाग लेने वाले हैं मोदी जी। तो यही है वर्ल्ड हेमोपैथी डे। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो हैं फाउंडर ऑफ हेमोपैथी, यानी हेमोपैथी के खोजकर्ता यही है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इन्हीं के जयंती यानी इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या चीज़ जो वर्ल्ड हेमोपैथी डे है जो है मनाते हैं। क्या चीज़? वर्ल्ड हेमोपैथी डे। हाल ही में किस शहर के लोग ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किए हैं? कौन सा देश है जो क्या चीज़ ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किए हैं? तो पेरिस के। कहाँ के? पेरिस के। तो पेरिस के जो है, पेरिस शहर है, वहाँ ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया होगा। आप सुनने होंगे कि ई रिक्शा कहते हैं, लेकिन ई स्कूटर किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, ई स्कूटर का मैं आपको पिक बता रहा हूँ। यही जो है ई स्कूटर है, आपको दिखाई दे रहा है। यही स्कूटर पर जो है बैन लग गया है। क्या चीज़? यही स्कूटर पर जो है बैन लग गया है। इसी प्रकार से जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, आज के लिए इतना ही। और मैं बता देता हूँ कि ऊपर जो मेरी लाइब्रेरी लगभग बन करके तैयार हो गई है, और इसका उद्घाटन भी आज या कल में होने वाला है। तो मैं उद्घाटन से पहले मैं आपको बता दूंगा कि उद्घाटन यानी कि कल ही होगा। अभी पूरी तरह से काम कंप्लीट अभी नहीं हुई है। मैं एक तो लाइब्रेरी का वीडियो डाल ही दिया हूं। तो आप सभी इसी तरह से दुलार प्यार देते रहिए और चैनल को आगे भी शेयर करते रहें, ताकि जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रही है उन लोगों के पास भी यह पहुंचनी चाहिए। तो आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद।